प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक की से करेंगे। उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा उस्ताद मदर उमरा बंदू खान से कि वो तिलावत कुरान पाक की सब कुल औज़ु बिरब्बिल नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति। इसके साथ ही मैं नाते रसूल मकबूल के लिए गुजारिश करूंगा उस्मा इस्माइल साहिबा से कि वो स्टेज पे आएं और नाते रसूल मकबूल की सादत हासिल करें। इधर गिरा जाना अलबहरो अला बलमाजुतहा मन बेकस तूफान होश रुबा मन बेकस तूफान होश रुबा मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा दो बूंद इधर से गिरा जाना रम्याती नज़ीरू काफी नगर। आज की ये महफिल बुक लॉन्चिंग सेरेमनी यूनुस हमदम साहब की किताब हंसू भी इबादत है। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि यूनुस हमदम साहब जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम कर चुके हैं। खास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री के लिए लाहौर में, जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी पॉपुलर गाने आप लोगों ने फिल्म में देखे सुने, उसमें बहुत ज़्यादा शायरी जो अच्छी पॉपुलर मूवीज थी उसमें यूनुस हमदम साहब की शायरी उसमें सुनी गई। यूनुस हमदम साहब पेशे के लिहाज से जर्नलिस्ट हैं। पिछले कोई 22-23 साल से अमेरिका में न्यू जर्सी में मुकीम है। मुख्तलिफ अखबारों के साथ वाबस्ता थे और हैं। इस वक्त भी जर्नलिज्म की कुछ ऐसी शख्सियत यहाँ मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं और उनके दोस्तों में है। वो खुद इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट में मिनिस्टर इंफॉर्मेशन भी रहे, कई अखबारात के एडिटर हैं, अपनी मैगजीन भी निकालते हैं। मेरी मुराद है आगा मसूद हुसैन साहब से। आगा मसूद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे आएं और यूनुस हमदम साहब के हवाले से गुजारिशात पेश करें, क्योंकि उनकी दोस्ती पिछले कोई 30-35 साल से यूनुस साहब से है। और ख़ास तौर पे आगा साहब ने कहा कि मैं क्योंकि उनके साथ भी तहाशा प्रोजेक्ट में रहा तो उनके हवाले से गुफ्तगू के लिए मैं गुजारिश करूंगा आगा मसूद हुसैन साहब से कि वो स्टेज पे आएँ और यूनुस हमदम साहब के हवाले से ख्यालात करें। बाकी मज़ाक तो सबसे मैं ये कोशिश करूँगा कि अनवार अदर साहब से इजाज़त के साथ कि हर एक का नाम लेना मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो अपनी जगह एक अंजुमन है, चिराग है, तो उनकी रोशनी से हम लोग सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बातें भी करते हैं, शऊर भी पैदा होता है। तो मैं सिर्फ ये कि अनवार अदर साहब क्योंकि पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं, तो उनकी इजाज़त से मैं शुरू करता हूँ। और हमारे साथ सैर अंसारी साहब बैठे हैं, नुसरत साहब भी बैठे हैं, ये सब बहुत काबिल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, नफीस लोग हैं। और लोग सबसे अहम बात यह है कि लोगों की बड़ी मदद करते हैं। इनके
ان سے اگر آپ ملاقات کریں, اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو whatever the problem you have, they try to solve it. So they are a very good human being. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یونس ہمدم صاحب سے میری جو دوستی ہے وہ تقریباً 35 سے 40 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے. اور میں آج ان کے نغمہ نگاری کے بارے میں بات نہیں کروں گا, کیونکہ نغمہ نگاری کی لحاظ سے تو ان کا نام بہت روشن ہے, اور ان کی نغمہ نگاری میں بہت سے لوگوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور سب سے بڑا کردار تو میں سمجھتا ہوں خود ان کی ذات تھی کہ کس طریقے سے پنجاب میں جا کے, لاہور میں جا کے اپنا مقام بنانا اور اپنا ایک حصہ ڈالنا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر اپنے نغموں کی وجہ سے اپنی شہرت حاصل کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ رنگیلا ان سے بہت متاثر تھے. فلم اسٹار رنگیلا سے متعلق ایسی سی باتیں ہیں جو نے مجھے بتائی ہیں, اور وہ بہت متاثر تھے رنگیلا صاحب. اور خود بھی مطلب یہ کہ شاعری کو پسند کرتے تھے, خود بھی بہت اچھے ایکٹر تھے, بہت اچھے مطلب گیت گاتے تھے. اور بس میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ مل کے وہ حصہ جو صحافت سے متعلق ہے وہ میرے خیال ہے خود انہوں نے بھی اس کو زیادہ نمایاں نہیں کیا, اجاگر نہیں کیا, نہ معلوم کیوں. یہ نغمہ نگار کی حیثیت سے سامنے آتے رہے. لیکن اگر ان کے آپ کالم پڑھیں, ان کی آپ بہت سی ایسی تحریریں پڑھیں جو میری نظر سے گزرتی رہتی ہیں, اور جو امریکہ کے مختلف اخبارات میں شائع بھی ہوتی ہیں, پاکستان میں بھی شائع ہوتی ہیں, ان میں یہ اندازہ لگانا بہت آسان ہے کہ یہ پاکستان کے بارے میں کتنے متفکر رہتے ہیں, کتنا فکر مند رہتے ہیں. ہرچند کہ امریکہ میں ان کو گئے ہوئے بڑا عرصہ گزر گیا, لیکن ان کا دل جو ہے وہ پاکستان کی طرف رکھتا ہے. بلکہ اگر ان کی نبض پر ہاتھ رکھا جائے تو آج کل زیادہ دھڑک رہا ہے. اور ان کو یہ اس بات پہ بھی ان کو بڑی تشویش ہے کہ بھائی میں تو لکھ رہا ہوں, بول بھی رہا ہوں, اور نغمے بھی مطلب یہ کہ لکھ رہا ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ہوگا کیا آئندہ. تو میں نے کہا بھائی ایسی تو ہمیں کو نہیں معلوم. ایک صاحب ٹی وی پہ آتے ہیں, وہ چڑیا کے ذریعے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں کچھ ہونے والا ہے. تو انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کے بارے میں بتا دیا تھا کہ جو ہونے والا ہے. تو وہ تو میں یونس ہمدم صاحب سے بہت ہی احترام کے ساتھ کروں گا. وہ تو چڑیا کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا اس ملک کا, لیکن ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگا. کیونکہ ہم لوگ ان لوگوں کی مطلب نسلیں ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں, پاکستان کی خدمت کرنے میں, پاکستان کو مستحکم کرنے میں, پاکستان کو آگے لے جانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. دیکھیے یونس ہمدم صاحب جب اپنے کالم لکھتے ہیں تو انہوں جو 2 چیزیں بڑی مطلب اس کے اندر نمایاں ہوتی ہیں. پہلی تو یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی طریقے سے سیاسی استحکام پیدا ہو, اور وہ اس کے بارے میں بڑی تفصیلی مطلب یہ کہ انہوں نے کالم لکھی ہے, ایک نہیں کئی کالم لکھے. اور میرا خیال ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر قلم کار موجود ہیں, جس میں ہمارے ساتھ نصرت بھائی بیٹھے ہیں, وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہاں استحکام پیدا ہو. کیونکہ جس دن استحکام پیدا ہوگا تو ہم معاشی طور پہ بھی مستحکم ہو سکتے ہیں, سماجی طور پہ بھی ہو سکتے ہیں, اور پھر استحکام کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارا سماجی ڈائلاگ بھی ہو سکتا ہے, جس پر کہ یونس ہمدم صاحب جو ہے نا بہت زیادہ کنسرن رہتے ہیں. جب تک کہ سماجی ڈائلاگ نہیں ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کی روح جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھے گی. سیاست کی بھی روح ہوتی ہے, اور سیاست کی روح جو ہوتی ہے وہ عوام کے امنگوں سے مطلب یہ کہ اس میں روشنی پیدا ہوتی ہے, طاقت پیدا ہوتی ہے, اور توانائی پیدا ہوتی ہے. تو یہ پاکستان کے بارے میں یہ سوچتے رہتے ہیں. دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو معاشرے میں امیر اور غریب کے درمیان جو ڈسپیرٹی بڑھ رہی ہے, there is a lot of disparity between poor and the rich, and there are certain section of the population in Pakistan, hardly 2%, who is enjoying the entire benefit of the life, even the political life, social life and everything. تو یہ یونس ہمدم صاحب اپنے جو ان کے کالم پڑھے ہیں ان میں ان کا دکھ ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ڈسپیرٹی جو ہے it will eventually lead to further discontent in the society. اس سے بڑے مزید مطلب بے چینی پیدا ہوگی جو آج کل ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ان کی ایک خواہش ہے, جو ہماری بھی خواہش ہے, جتنے بھی یہاں خواتین حضرات بیٹھے ہیں سب کی یہ خواہش ہے کہ خدا کرے کوئی ایسی لیڈرشپ پیدا ہو کہ جس میں اللہ کا خوف بھی ہو اور انسانوں کا بھی خوف ہو. دیکھیے جو انسانوں کا خوف نہیں رکھتے, میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مطلب یہ کہ بزرگان دین گزرے ہیں ان سے اگر ان کی کتابیں پڑھیں یا ان سے کتابوں کے ذریعے ان سے جو مکالمہ ہوتا ہے جو تو اس مکالمے میں وہ یہی لکھتے ہیں کہ اگر لوگ مطمئن نہیں ہیں حالات سے تو حکومت بھی جو ہے نا اس سے
मतलब ये कि मजबूत नहीं है। मैं मिसाल आपको देना चाहता हूँ चीन की, कि चीन जब आज़ाद हुआ तो उसकी हालत पाकिस्तान से भी ख़राब थी। पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की याफ्ता था। सन 60 में पाकिस्तान ने नुमायाँ तरक्की की। पाकिस्तान पहला मुल्क था एशिया में, जनूबी एशिया में, जिसने अपना पहला मिसाइल जो था वो फायर किया स्पेस में, सोमियानी से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा था और चीन बहुत पीछे था और पाकिस्तान ने बड़ी मदद की, जापान की बड़ी मदद की। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो हैसियत है उसको कभी भी कम नहीं करना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि जो भी सियासत आया और जब भी पाकिस्तान के बारे में उनका जो रवैया रहा, वो पहला तो ये था कि वो अपने मफादात को पूरा करते थे और बाद में फिर वो आवाम की तरफ देखते थे। अगर वो अपने मफादात को पूरा नहीं करते और सिर्फ आवाम की तरफ देखते तो आज जो डिस्पैरिटी हम देख रहे हैं कि गुर्बत बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 10 करोड़ इंसान पाकिस्तान के अंदर जो है वो गुर्बत इफ्लास के नीचे हैं और तकरीबन 2-2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। और फिर उन्होंने कहा कि कुछ तकरीबन 50 लाख पूरे पाकिस्तान में ऐसे स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस के जो घोस्ट हैं उसमें टीचर तनख्वाह लेते हैं और तनख्वाह लेने के बाद वो जो मुकामी लोग हैं वो इतने ताकतवर हैं कि आधी तनख्वाह से वो वसूल कर लेते हैं, छीन लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे यूनुस हमदम साहब को बड़ी कटक नहीं है, बल्कि मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ। हमारे इनके एक और दो भी वहाँ रहते हैं, ज़फ़र कुरैशी साहब भी जो है ना अपनी तहरीरों में यही कुछ, जो भी पाकिस्तान से बाहर है, आप यकीन करें जिस्मानी तौर पर तो पाकिस्तान से बाहर है लेकिन रूहानी तौर पर भी वो पाकिस्तान के अंदर है। उनको पाकिस्तान की सूरत हाल पर जो सोच होती है या तो वो अपने नज़मों के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए उसको ज़ाहिर करते हैं या फिर अपने कालमों के ज़रिए, जैसे यूनुस हमदम साहब मतलब लिखते रहते हैं। तो यूनुस हमदम साहब का ये जो रोल है एज ए जर्नलिस्ट, मैं समझता हूँ वो बड़ा प्रोमिनेंट है। और उनके भाई यहाँ साबिर साहब बैठे, मेरी उनसे गुजारिश है कि यूनुस हमदम साहब को आप नगमा निगार से ज़्यादा उनको आप बताएं कि इन्होंने कितने खूबसूरत कॉलम लिखे हैं और उन कॉलमों का बुनियादी मकसद ये था कि किसी तरीके से माशरे में इत्तेहाद पैदा हो, इकाई पैदा हो, यकजहती पैदा हो, और जब यकजहती पैदा होगी तो हम तरक्की की राह पर गामजन रहेंगे। लेकिन इनके एक कॉलम में मैंने ये देखा कि उन्होंने ये लिखा कि मुझे महसूस होता है कि जो कोशिशें हम कर रहे थे इत्तेहाद की, यकजहती की, ताउन की, वो अब मादूम होती जा रही है, मतलब इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ यूनुस हमदम साहब, आप बहैसियत एक नगमा निगार के अल्लाह ने आपको मतलब इतना अच्छा बड़ा खिलता हुआ ज़हन अता किया है। आपने बहैसियत नगमा निगार के क्रिएटेड लव स्पेस फॉर यू एंड वी लव यू, और वो बहुत अच्छा मतलब ये कि आपको महसूस होता है जब आपके नाम में आते हैं। और फिर मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो आप लिखारी की हैसियत से, बहैसियत एक साफ़ी की हैसियत से, बहैसियत एक आप जिस तरीके से अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, वो ख़यालात जो हैं वो उन लोगों के ख़यालात हैं जो सोच रहे हैं। और आपका ये जुमला या पूछना कि आइंदा क्या होगा, तो मैंने कहा मेरे पास चिड़िया नहीं है तो अगर मेरे पास चिड़िया होती तो मैं आपको बताता। लेकिन मैं ये बताऊँ कि हमें सब मिल के अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि जो भी हो बेहतर हो, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद पाकिस्तान हमने हासिल किया है। 30 लाख मुसलमान जो थे पाकिस्तान के क़याम में शहीद हुए और इसके बाद फिर आपने देखा कि 50 साल के बाद फिर क्या हुआ, वही मुसलमान ने मुसलमान को कत्ल किया। और ये इतना भयानक है, नुसरत मिर्ज़ा साहब बैठे, इनकी किताबें भी हैं, इतना भयानक पाकिस्तान की हुआ है 50 साल पहले मेरी मुलाज़त सुकून से ढाका से। तो अब हमें मतलब बेदार होना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमारी मंजिल है क्या, क्यों हमने कायद-ए-आज़म साहब की रहनुमाई में 2 कौमी नज़रिया को इख्तियार किया, उसको हमने समझा कि इसी में हमारी निजात है और उसके लिए हम काम करते रहे। हमारे भाई, हमारी बहुत सी बहनें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बाकायदा पाकिस्तान तहरीक में वो लोग सब शामिल थे, दूर दूर गाँव में जाते थे और पाकिस्तान के क़याम उसके मकसद को बयान भी करते थे। तो मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें हिस्ट्री से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं भी सना पीरज़ादा से कह रहा था कि जिस कौम हिस्ट्री से डिस्कनेक्ट हो जाती है वो अपने आप से भी डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो हमारा सबसे बड़ा अलग ये है कि हमें तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के बाद जो हमारे मतलब के जो रहनुमा थे उनकी जो फरमूदात थे उसको हमने बिल्कुल भुला दिया। और अगर हमने भुला दिया तो उसका नतीजा ये निकला कि आज अफरा तफरी है, हम एक दूसरे की शनाख्त नहीं कर पाते, नफ़रतों में बात करते हैं। और आप टीवी पर देख रहे हैं कि किस किस्म की नफ़रतों का इजहार होता है। आज ये नफ़रतें
they had gone down among the people. masses में उतर आई ये नफरतें, और ये नफरतें जो हैं ये किसी भी मुल्क के तरक्की इस्तेहकाम, किसी मुल्क के में यकजहती पैदा करने की राह में सबसे बड़ी रुकावट होती है। तो जो समझदार कौम होती हैं वो हेट रिलेशनशिप की बात नहीं करते, they always talk of love. Love is the uniting force. It's a very powerful uniting force that can take you to many heights. You become a mature. तो ये चीज़ें जो हैं यूनुस हमदम साहब के ख्यालात इन कॉलमों में नज़र आते हैं। मैं ये एक और जुमला कहूँगा, उसके बाद मैं समझता हूँ कि आज अदर पीपल टू स्पीक देयर व्यूज अबाउट यूनुस हमदम। कायद-ए-आज़म ने कोयटा में, देखिए आजकल कोयटा में जो सूरत हाल है, किस किस्म की हालत है, इट इज़ वेरी वरीइंग, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन इन कोयटा एंड अदर पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। कायद-ए-आज़म बीमार थे, अदालत में ज़ेर इलाज थे, तो कोयटा म्यूनिसिपलिटी ने उनके एजाज़ में बहुत बड़ा मतलब वो जलसा किया। तो कायद-ए-आज़म साहब आए और बहुत नईब थे और बहुत कमज़ोर थे, इसके बावजूद भी उन्होंने दो बातें की थी विच आई वुड लाइक टू कन्वे टू माई ऑडियंस हियर। पहली बात उन्होंने ये कही कि मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे आपने याद रखा। इसमें चीफ जस्टिस साहब के वालिद साहब भी बैठे थे उस जलसे में, तो उन्होंने कहा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे बुलाया, और लेकिन मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूँ विच यू शुड रिमेंबर। पहली बात तो ये कि ये जो प्रोविंशियलिज्म है, सूबाइयत है, ये पाकिस्तान का जहर है। जिसने भी मतलब ये कि पाकिस्तान से मुताल्लिक़ सूबाइयत या लिसानी की बात की, तो आई वांट देम कि दे विल बी वर्किंग अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट द मोटिव ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट द फिलॉसफी ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी उन्होंने बात कही कि मैं ये देखता हूँ कि गरीब आदमी जो है वो अजनास के लिए मारा मारा करता है, तो जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तो यूनुस हमदम साहब, आपने अपने कॉलम में यही चीज़ें लिखी हैं और आपने आवाम के दिलों की तर्जुमानी की है, और आज भी कर रहे हैं। और आप जब ये चीज़ें कर रहे हैं तो उससे कम से कम मुझे बड़ी ज़ख्मत होती है कि एक शख्स जो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, ही इज़ वेरी मच कंसर्न अबाउट पाकिस्तान, बट द वेलफेयर ऑफ पाकिस्तान, ही वुड लाइक टू सी द पॉलिटिशियन बी रिड्यूस्ड एंड ही लाइक दैट जॉबलेसनेस जो बहुत बढ़ चुकी है पाकिस्तान के अंदर, इसको भी ख़त्म होना चाहिए। तो मैं आपको सलाम करता हूँ और मैं दुआ हूँ कि अल्लाह मियाँ आपकी उम्र दराज करे और आप ऐसे ही लिखते रहें। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ अपने बाज़ कॉलमों का जब मैं ख़त्म करता हूँ, मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान नहीं है तो हम भी नहीं हैं। तो हमें कम से कम ये है कि अब बेदार होना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और हमने तारीख़ से क्या सबक सीखा है। अगर हमने तारीख़ से सबक सीखा है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, और तारीख़ से सबक नहीं सीखा तो आई एम सॉरी कि वी विल बी फेसिंग क्राइसिस which will be not possible actually to overcome that crisis. Thank you very much. की जो तहरीर है नगमों की, उसमें हमारे मुल्क के जो मारूफ गुलकार मेहदी हसन साहब, नूरजहां, अहमद रशदी, मसूद राना, महनाज बेगम, नैयरा नूर, नाहिद अख्तर और बेतहाशा वो लोग जिन्होंने मुल्क की नुमाइंदगी दुनिया भर में की, वो लोग जो यूनुस हमदम साहब की तहरीर गायकी में लोगों को महसूस करते रहे। इस वक्त भी यूनुस हमदम साहब एक्सप्रेस अखबार में अपनी कॉलम लिख रहे हैं। इससे पहले भी वो जंग में, कौमी में और मुख्तलिफ अखबारात में अपनी तहरीर लिखते रहे हैं। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब जिस शख्सियत को बुला रहा हूँ वो भी बहुत नफीस शख्सियत है, पेशे के लिहाज से सहाफ़ी हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, यूनुस हमदम साहब के भाई हैं। मेरी मुराद है साबिर अली साहब से, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि भाई साहब के लिए जो, क्योंकि देखिए बात ये होती है कि जर्नलिस्ट जो होता है, जिस तरह अभी आगा साहब ने गुफ्तगू की, उसका एक मल्टी डायमेंशनल विजन होता है। तो यूनुस हमदम साहब को एज अ ब्रदर, एज अ जर्नलिस्ट, जो कुछ भी साबिर भाई की ज़िंदगी गुजरी है, मैं गुजारिश करूँगा साबिर अली साहब से कि वो स्टेज पे आएँ और यूनुस हमदम साहब के हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ही मुअज़्ज़ज़ शुरका या मौजूद सबको मेरा सलाम। गुफ्तगू करना या तकरीर करना मेरा मनसब तो नहीं है, ज़ाहिर है कि मैं तकरीरों से मेरी इतनी ज़्यादा
कठिनाई भी नहीं, चूँकि हम तो ज़िंदगी भर रिपोर्टिंग करते रहे अखबार के लिए, और यहाँ जितने बड़े लिखाई माशाल्लाह यहाँ बैठे हैं, दानिश्वर, अदीब, शायर, तो मेरा वैसे भी तकरीर काम मेरा नहीं है कि मैं तकरीर करूँ, लेकिन तो मेरे बड़े भाई की तकरीर है, और मैं यही कहूँगा कि उनकी जो वतन से मोहब्बत है और अपने लोगों से, वतन के लोगों से जो मोहब्बत है, तो वो इन 22-23 साल में कोई साल ऐसा नहीं है कि वो किसी साल पाकिस्तान ना आए। तो वो बड़ी बाकायदगी के साथ ये है कि पाकिस्तान आते हैं, और बाद औक़ात तो लोग कहते हैं कि शायद वो अब भी पाकिस्तान में रहते हैं। जिस तरह उनके एजाज़ में तकरीबात मुनक़िद होती हैं, जब भी वो आते हैं तो मेरा ख्याल है कोई 15 तकरीबात जो है इस मुख्तसर से अरसे में भी जो है उनके एजाज़ में होती। तो बहरहाल मुझे भी ये एजाज़ हासिल है कि मैं उनका छोटा भाई, और मुझे जो पहली तहरीक लिखने की या जो मैं थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की लिखनी थी, तो ज़ाहिर है कि बड़े भाई से मिली, और लेकिन मुझे भी सहाफ़त में कम से कम मैंने एक तवील अरसा गुजारा, और 35-40 साल मैंने भी सहाफ़त के शोबे में गुजारे, और ख़ास तौर पे कौमी अखबार के हवाले से मैं ज़रूर करूँगा कि मेरे दोस्त भी थे, बॉस भी थे, मोहतरम इलियास शाकिर साहब, मुख्तार आकिल दायरे के अल्लाह उन्हें सेहत दे, वो आदमी मौजूद हैं, उनको भी आना था लेकिन वो नहीं आए। लेकिन इलियास शाकिर साहब दायरे के वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा काम ये किया कि शाम का एक बहुत बड़ा अखबार, कौमी अखबार जो है वो उन्होंने निकाला, और वो इस शहर का और इस सूबे का एक बहुत बड़ा तर्जुमान अखबार बना। और इलियास शाकिर की भी इसलिए मैं जिक्र करूँगा कि वो भी बिल्कुल एक रिपोर्टर थे, अखबार में नवाब वक्त में रिपोर्टर थे, और उन्होंने यानी अखबार निकालना तो उस ज़माने में बड़े सेठों का काम होता था, सेठ लोग निकाला करते थे, लेकिन इलियास शाकिर ने कम से कम इस रिवायत को छोड़ा और एक अखबार निकाला जो शहर का, और एक बहुत बड़ा अखबार बना, तर्जुमान बना। फिर उन्होंने टेलीविज़न भी निकाला, धूम टीवी, और वो भी बड़े कम वसाइल से, और ज़ाहिर सेठों का काम होता है टीवी निकालना, भी उन्होंने निकाला। तो मैंने 12 पहली जो तहरीक लिखने की वो बड़े भाई से मिली, और उसके बाद फिर इलियास शाकिर साहब, मुख्तार आकिल साहब। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है एक शख्सियत को देख के, सैयद अनवार हैदर साहब यहाँ मौजूद हैं। तो मुझे बड़ा यानी मैं इनको एक तवील अरसे से दायरे जानता हूँ, और मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है, और इतनी नफीस शख्सियत मेरा ख्याल ब्यूरोक्रेट्स में, क्योंकि मैं 35-40 साल रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, और जो शहर के इदारे, बल्दियाती इदारे, शहरी इदारे, उनकी रिपोर्टिंग में करता रहा, तो मैंने नहीं मतलब कभी भी इतना यानी जो कहना चाहिए कि जिनकी साख मतलब ब्यूरोक्रेसी में ऐसी है, ब्यूरोक्रेसी में आप अगर किसी को भी उठा के देखते, मेरा ख्याल है किसी बहुत कम लोग मिलेंगे, बल्कि ढूंढे से भी नहीं मिले शायद, कि जिनकी एक अच्छी साख हो। अच्छी साख से मेरी मुराद ब्यूरोक्रेसी में ईमानदार होना, और अपने जो उनका जो मनसब है उससे मकसद है ख़ास तौर पर जो है कि वो पुलिस होना, और जिस जगह भी रहे, अनवार हैदर साहब तो मैंने बड़ा करीब से उनको देखा है, यानी ऐसे अवसर, और फिर उनका जो किताबों से लिखने से, लिखाने से जो ताल्लुक़ रहा वो आज का नहीं है, और वो उस अफसरी के दौरान भी, उससे पहले भी ये उन्होंने बड़े बड़े काम दायरे लिखने लिखाने के लिए। तो ये आज की इस तकरीब में मैं समझता हूँ कि उनकी जो मौजूदगी है, फिर दायरे के सैर अंसारी साहब, नुसरत मिर्ज़ा साहब को भी मैं तो उस वक्त जानता हूँ जब वसीम अज़हर नदवी साहब और नुसरत मिर्ज़ा साहब ने जो हैदराबाद के वसीम अज़हर नदवी साहब थे और नुसरत मिर्ज़ा साहब थे, उन्होंने जो सफ़र शुरू किया, तो बहरहाल नुसरत मिर्ज़ा साहब ने बड़ा तवील अरसा लिखने लिखाने से हट के सियासत में भी गुजारा, और उनकी मौजूदगी भी मेरा ख्याल है कि गनीमत है हमारे आज के जो नौजवानों के लिए जो है। तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा ZH खुर्रम का। ZH खुर्रम अपनी इस एसोसिएशन जिससे मेरा भी यकीनन स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा हम एक्टिव थे इस एसोसिएशन के हवाले से, फिर हमारी दूसरी मुसीबत पड़ गई, तो ZH खुर्रम जो है वो तकरीबात करते रहते हैं। भारत मज़ा और रमराव यहाँ मौजूद हैं, असलम इलियास रशीदी साहब मौजूद हैं, तो बड़ी खुशी होती है सारे। और फिर एक और खातून में साहब भी हमारी यहाँ मौजूद हैं, और उनके साथ हमें
सफ़र भी किया, तो मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार कि वो यहाँ तशरीफ लाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल खुरम साहब, साहब आ गए माशाल्लाह से। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।